जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। इसका लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की, इसका आस्पेक्ट, इसका स्कोप सब डिस्कस किया और इसके साथ रिलेटेड फ्यू डेफिनेशंस विच वर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। फिर हमने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। वी डिस्कस्ड अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनाग्राम्स, अरेंजिंग लेटर्स, अरेंजिंग नंबर्स, दिस ऑल वी हैव डन। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के उस पड़ाव की तरफ जहाँ पे आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं दोज कैन बी फ्रेम्ड। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। अब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की उस मैं कह सकती हूँ कि पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें रियल सिस्टम्स की स्टडी की तरफ जाना है। तो उस रियल सिस्टम की तरफ हम कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सीढ़ी सीढ़ी हम कैसे चढ़ेंगे, वो आप लोग देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ equal a priori probability, a very important topic from examination point of view। देखिए, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो चांसेस हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अक्रेंस के उसके आने से पहले ही पता हो, कि जैसे हेड और टेल होते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, हमें पता होता है कि 50-50% चांसेस दोनों के हैं, तो उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, और हमें पहले से पता है उसको हम बोलते हैं कि प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट यू नो कि यू कैन एक्सपेक्ट कि ये आना चाहिए। क्या आएगा आपको नहीं पता, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये आना चाहिए। 50% चांसेस इसके हैं, 50% चांसेस इसके हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मैं क्लब कर दूं कि आपको पहले से भी पता हो और आपने इक्वली भी उसको अज्यूम कर दिया, दैट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और आई कैन से प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग, हमने अज्यूम किए ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स इक्वली लाइकली थे, दोनों के आने के इक्वल चांसेस थे, तो हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम मान लो। प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, फॉर इक्वली likely events is termed as principle of equal a priori probability। Principle of equal a priori probability। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। आप लोग जो भी कुछ मैं इस लेक्चर के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर बोलती हूँ, आप लोग अगर उसको एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं एंड यू कीप ऑन नोटिंग डाउन, तो आपके बड़े अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप बड़े अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो कीप ऑन नोटिंग। हमने डेफिनेशन कर ली प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी विच वी कैन एक्सपेक्ट बिफोर द अक्रेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द प्योर लॉजिक, सिर्फ एक लॉजिक के बेस पे कि आपको पता है कि कॉइन है, हेड और टेल दो ही साइड्स हैं, तो दोनों के आने के इक्वल चांसेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो हेड है और जो कॉइन है उसको पता है, उसके पास कोई सेंस ऐसा तो है नहीं, आप टॉस करेंगे तो वो इस तरीके से वहाँ पे फ्लिप मारेगा कि सिर्फ हेड ही आगे आए या सिर्फ टेल ही आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो अपने आप ही दोनों में से कोई एक सामने आ जाएगा और दोनों के इक्वल चांसेस हैं। तो ऐसे इवेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी is the probability which is expressed prior to the execution of any experiment and purely on the basis of logic। आप अक्रेंस से पहले जिसको सिर्फ लॉजिक के बेस पे जिसकी वैल्यू बता दें, दैट इज टर्म्ड एज प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। अभी जैसे मैंने बात की कॉइन की कि हेड एंड टेल दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इट इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इट इज हाफ। इसी तरीके से डाइस थ्रो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कमिंग अप 1,
1/6, फेस कमिंग अप टू 2/6, 3/6, इस तरीके से हमें डाइस की भी प्रोबेबिलिटीज पता लग जाती हैं। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इसको थोड़ा सा और कि आप लोगों को कब ये प्रिंसिपल यूज करना है, इसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जैसे हम एडवांसमेंट करेंगे वी विल बी यूजिंग दिस प्रिंसिपल इन ऑल ऑफ आवर टॉपिक्स। अब किस तरीके से यूज करना है तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि या हेड आएगा या टेल आएगा, तब दोनों इक्वली लाइक, तब इसके भी 50% चांस, इसके भी 50%। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हेड 2 बार आने की कैपेबिलिटी रखता है, सपोज आपने कोई ऐसा पॉइंट डिजाइन कर लिया जिसके 3 फेसेस हैं, ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ, 2 पे हेड है 1 पे टेल है, तो हेड के आने के चांसेस 2 टाइम्स हो गए हैं उससे, टेल से उसके ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। तो वहाँ पे आप हेड और टेल इन 2 इवेंट्स को यू कैन नॉट इक्वलाइज दैम, आप उनको इक्वल नहीं रख सकते। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर यू विल यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। और वो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, योर इवेंट्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कंडीशंस फॉर टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर फर्स्ट क्या है? इवेंट्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जिन भी इवेंट्स के आपके साथ आप डील कर रहे हैं दोज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2 पे, तो इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली, इवेंट्स शुड बी इक्वली लाइकली। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो हम लोग कहाँ पे भी, कहीं पे भी बेधड़क होके इक्वली लाइकली किसको अप्लाई कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को वी कैन कंसीडर। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर लूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, यू आर हैविंग वन कंटेनर, या कोई भी एक बॉक्स है, आप लोगों के पास एक बॉक्स है, you can consider it as an example in your examination. You will say consider a container which is subdivided into 2 parts. This is compartment 1, this is compartment 2. मैंने मान लिया कि इसके 2 पार्ट्स हैं, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2। अब मैंने एक कॉइन, एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक डिस्क थ्रो करनी है। If I will throw a coin or a disc, it can go in compartment 1, it can go in compartment 2 और 2 में से किसी में भी इक्वली जा सकती है। ये दोनों इस पूरे डिब्बे को मैंने हाफ बीच में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल बराबर है। अब मैं यहाँ से थ्रो करूँगी कॉइन, वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। द कॉइन कैन गो इन एनी वन ऑफ दीज कंपार्टमेंट एंड दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, कि वो जो कॉइन है वो दोनों में से कहीं भी जा सकता है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज इनको असाइन करने का जो टास्क है that is done under the category of principle of equal a priori probability. So based on this, let us move to our topics. So first topic we are going to discuss on the basis of this principle of equal a priori probability is distribution of 4 distinguishable particles in 2 compartments of equal size. Distribution of 4 distinguishable particles in 2 compartments of equal size. यहाँ पे साइज इक्वल करते ही हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया कि हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो पहले इस टॉपिक को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 पार्टिकल्स, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट्स कि किस किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। उसके बाद 4 पार्टिकल्स एंड डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप उनको पहचान सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बॉल्स रखी हैं, अगर आई कैन लोकेट कि ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सपोज एक रेड है, एक व्हाइट है, एक ग्रीन है, एक येलो है, मैं चारों को पहचान सकती हूँ। अगर मैं रेड को इधर ले आऊंगी, येलो को इधर कर दूंगी, आई कैन रिकॉग्नाइज देम। उसको बोला जाता है डिस्टिंग्विशेबिलिटी, कि आप पार्टिकल्स को पहचान पा रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ट्विन्स नहीं है, जैसे कि ट्विन्स ब्रदर्स नहीं है, आप लोग डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की हम लोगों को क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ डील करेंगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियल सिस्टम्स। तो हम लोग कुछ अजम्पशंस के सहारे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। हमें वो जो एक रेलिंग होती है सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, अब ये कर लीजिए, अब ये कर लीजिए। वो रेलिंग जो होती है वो हमारी अजम्पशंस होंगी। सो फर्स्ट अजम्पशंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस, अजम्पशंस इन दिस टॉपिक
विल बी, आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है अजम्पशंस के साथ। आप लोगों को सबसे पहले इसमें अजम्पशंस लिखनी है। पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट। मेरे पास 2 कंपार्टमेंट हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन से भी पहले यू विल कंसीडर, लेट अस कंसीडर 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2, एंड आई एम हैविंग 4 पार्टिकल्स। लेट अस सपोज वो पार्टिकल्स हो गए ए, बी, सी एंड डी। इन 4 पार्टिकल्स को मैं कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट कंडीशन मैं ये लगाऊंगी कि द पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट। किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर उसको डेफिनेटली जाना पड़ेगा। पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट, कि किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर जाना उसके लिए कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास, जैसे मैं कह रही हूँ कि 4 बॉल्स हैं, पहले मैं पहली बॉल को फेंकने की कोशिश करूँगी, एक बॉक्स है मैंने ऐसे फेंकी। अब आप लोग तो वैसे भी शरारती तत्व बहुत होते हैं, कहें कि जी बॉल इधर गिर गई, बॉल इधर गिर गई, बॉल उधर गिर गई, डिब्बे के अंदर गई नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी मैंने पहले ही नकार दी है कि मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगी। वो बॉल डेफिनेटली अंदर जाएगी बॉक्स में, दोनों में से किसी एक कंपार्टमेंट में डेफिनेटली प्रेजेंट होगी, बाहर नहीं गिरेगी कहीं जाके। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन कि पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स। सेकेंड इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी 4। वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे जी 4 हैं तो 4 ही रहेंगे, बढ़ कैसे जाएंगे? लेट मी एक्सप्लेन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी 4। 4 ही रहेंगे। इसका क्या मतलब है? मैं 4 बॉल्स ए बी सी डी अपने हाथ में लेके बैठी हुई हूँ, सामने मेरे एक डिब्बा है, उसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। मैं जैसे ही थ्रो करने लगूंगी, कोई शरारती तत्व उसमें पहले से ही 2 बॉल्स रख दे। अब मेरे हाथ में मैंने 1 अंदर डाल दी है, मेरे हाथ में 3 अभी बाकी हैं, उसमें 3 पहले से ही कहाँ से आ गई? क्योंकि 2 पहले पड़ी थी। अब मुझे उनकी भी अरेंजमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी, उनको भी साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो पॉसिबिलिटी भी मैंने नकार दी कि जो 4 बॉल्स मैं डालूंगी वही 4 बॉल्स अंदर रहेंगी, ना कोई पहले से पड़ी हुई और ना ही कोई बॉल बाहर जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन 4। 4 ही रहेंगे। इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि ऑलरेडी कोई पहले से अंदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, और ये भी नहीं है कि कोई बाहर जाके गिर जाएगा, अंदर डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। एंड थर्ड वन इज वी विल बी यूजिंग principle of equal a priori probability. To distribute these particles, we will be using principle of equal a priori probability. क्या मतलब है कि चारों बॉल्स के किसी भी कंपार्टमेंट में जाने के इक्वल चांसेस हैं। मैंने फर्स्ट बॉल थ्रो की, वो फर्स्ट में चली गई। सेकंड बॉल थ्रो की, इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ऑक्यूपाई हो गया तो वो सेकंड में ही जाएगी, दैट कैन गो इन फर्स्ट। उसके पास भी 2 अवेलेबिलिटीज़ हैं। थर्ड जाएगी, उसके पास भी 2 अवेलेबिलिटीज़ हैं। फोर्थ जाएगी, उसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं। तो ये है इनके इक्वली लाइकली होना, कि ये इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर मैंने कहा कि एक के अंदर चले गए तो दूसरा कंपार्टमेंट खाली रह गया, उसके अंदर तो नहीं गया। एक पार्टिकल एक टाइम पे एक ही कंपार्टमेंट में जाएगा ना। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी यूज कर सकती हूँ। सो दीज वर अजम्पशंस टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी और अजम्पशंस टू डिस्ट्रीब्यूट 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। लेट्स मूव अहेड। नाउ सी, अब मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी इन अ टैबुलेटेड फॉर्म। सपोज मेरे पास मैंने एक छोटी सी टेबल ड्रॉ की एंड आई एम टॉकिंग अबाउट केसेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं बात करती हूँ सपोज कंपार्टमेंट्स की, कि कौन सा कंपार्टमेंट है। सपोज दिस इज कंपार्टमेंट 1 एंड दिस इज कंपार्टमेंट 2 एंड हियर आई विल बी राइटिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए मेरे पास ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? दिस माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी पार्टिकल ना हो, या दिस माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर चारों चले जाएं और इसके अंदर कोई भी पार्टिकल ना हो। अब ये भी पॉसिबल है कि 3 इसके अंदर चले जाएं, एक इसमें चला जाए। ये भी पॉसिबल है कि दोनों में 2-2 चले जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि इसमें कोई भी ना हो। एंड सॉरी, अभी 1-3 का केस रहेगा, इसके अंदर 1, इसके अंदर 3 एंड इसके अंदर 0, इसके अंदर 4। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। इनको हम क्या बोलेंगे? मैं इसको ये बोलूँगी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर ये फर्स्ट केस बन गया 4-0। फर्स्ट कंपार्टमेंट में 4 पार्टिकल्स, सेकेंड कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल। सेकेंड वन इज 3-1, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल्स, सेकेंड में 1, देन 2-2, देन 1-3 एंड देन 0-4।
दिस गिव्स मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स. आई विल कम टू नो कि इतने पार्टिकल्स इस कंपार्टमेंट में चले गए. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इज गिवन बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म्ड एज मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम. इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो स्टेट. अब मैक्रो स्टेट क्या होती है आप लोगों को समझ ही आ रहा है. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टिकल्स किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. इसके अंदर 4 गए हैं कि 3 गए हैं कि 2 गए हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम अगेन रिपीटिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड इट्स मैक्रो स्टेट. आप लोग इसको नोट कर सकते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड इट्स मैक्रो स्टेट. अब यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको मैक्रोस्टेट डिफाइन भी करना होगा एग्जामिनेशन में. तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा जो मैंने बोला आप उसको नोट कर लीजिए. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो 5 मैक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल इन द प्रेजेंट गिवन सिस्टम. पार्टिकल्स कितने थे मेरे पास? 4 पार्टिकल्स. एग्जैक्टली सेम इफ आई एम डीलिंग विद n पार्टिकल्स तो मेरे पास मैक्रो स्टेट्स देखिए कितनी हो जाएंगी? n+1. समझ आ रहा है? 4 पार्टिकल्स तो 5 मैक्रो स्टेट्स. n पार्टिकल्स तो n+1 मैक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल. और वो कौन कौन सी होंगी? देखिए 4 पार्टिकल 0 मतलब फर्स्ट के अंदर सारे चले जाएं, सेकंड में कोई भी ना हो, n0. फिर इसके अंदर देखिए फर्स्ट के अंदर 3 n-1 तो इसके अंदर 1 आ गया 1. उसके बाद देखिए n-2 2 n-3 3 and this will go on up to 0 n. These will be n+1 macro states if we are going to distribute n particles in 2 compartments. बट यहाँ पे हमें 4 पार्टिकल्स की बात करनी है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है हमें. सो लेट अस मूव अहेड. तो मैंने मैक्रो स्टेट्स आपको बता दी है. अब इसके बाद देखिए आप लोगों ने ये कहा कि ये 3 इसमें गए और 1 इसमें. अब कौन से 3 इसमें गए हैं? बहुत ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ और भी परेशान करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं कि ये कैसे आ गया, ये तो हमें बताओ, ये 3 कौन से हैं, ये 1 कौन से, ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? अभी तो आप लोग यूँ तो आप बोलते हो कि फिजिक्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ तो आपने आधी अधूरी बता दी कि 3 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है. कौन से 2 यहाँ गए और कौन से 2 यहाँ आए? जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी दिस इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. तो वो एक इससे अगला स्टेप है, उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो स्टेट्स. तो ध्यान से देखिए, दोज विल बी माइक्रो स्टेट्स. याद रखने का तरीका, मैक्रो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को कंफ्यूज होके मिक्स मत कर दीजिएगा. मैक्रो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम क्या थे? सिस्टम थे जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. ये माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट है. मैक्रो स्टेट गिव्स यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी पार्टिकल्स विल गो इन विच कंपार्टमेंट, किस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल गए. अब कौन सा पार्टिकल किस कंपार्टमेंट में गया, द मोर डीपर इन्फॉर्मेशन और माइन्यूट इन्फॉर्मेशन वो आपको कहाँ से मिलेगी? माइक्रो स्टेट से. माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगी? द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट्स. तो माइक्रो स्टेट विल गिव यू ईच पर्टिकुलर मीनिंगफुल अरेंजमेंट. जैसे मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बात करती आई हूँ कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स भी होती हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स भी होती हैं. अब जैसे ये अभी मैं एक टेबल बनाऊंगी, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर द टाइम बिंग आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्टेट. ईच पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल अरेंजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये मीनिंगफुल वर्ड एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं. मीनिंगफुल अरेंजमेंट इन अ मैक्रो स्टेट इज टर्म्ड एज माइक्रो स्टेट. अब देखिए जैसे ये 4-0 का केस था, 4-0 चारों ही पार्टिकल्स A B C D फर्स्ट कंपार्टमेंट चले गए हैं, सेकंड के अंदर 0. तो इस मैक्रो स्टेट के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी है. अब ये जो 3-1 का केस है, 3-1 को देखने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3, सेकंड कंपार्टमेंट में 1. अगर A, B और C इसके अंदर चले गए हैं तो यहाँ पे जाएगा D, और अगर C यहाँ पे चला गया है तो A, B एंड D आएंगे इधर. अगर B यहाँ पे चला गया है तो A, C एंड D आएंगे इस कंपार्टमेंट में. अगर A इधर चला गया है तो B, C एंड D आएंगे इस कंपार्टमेंट में. तो ये 3-1 के अंदर भी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज बन गई. अब आप कहेंगे कि A B C भी हो सकता है जी, B A C भी हो सकता है जी, C A B भी हो सकता है जी, ये भी फर्दर ऑन 6 बन रहे हैं.
तो मैंने फिर से मैं वही आपको याद करवाऊंगी, दीज आर मीनिंगलेस फॉर अस। मीनिंगलेस कैसे कि देखिए इस कंपार्टमेंट में पहले ए गया कि पहले बी गया कि पहले सी गया, मैंने क्या लेना है उस चीज़ से। आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि कौन से गए और कौन से 3 गए हैं और कितने हैं, कौन सा पहले गया कौन सा बाद में गया, दैट इज इररिलेवेंट फॉर मी। दैट इज वाई इसके अंदर जो फर्दर ऑन बनेंगी, ए बी सी को आप बी ए सी ए बी इस तरीके से आप लिखें, या बी सी ए, ये सारी की सारी क्या होंगी, मीनिंगलेस अरेंजमेंट। दैट इज वाई हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। तो ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इसके अंदर सिर्फ ये 4 ही हैं। ये 4 जो हैं दीज आर टर्म्ड एज माइक्रो स्टेट्स। और ये इस 4 को मैं क्या बोलूँगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइक्रोस्टेट। आई एम अगेन रिपीटिंग, सॉरी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड एट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। कि किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं उसको हम बोलेंगे उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जैसे ये 3-1 के अंदर 4 पॉसिबल थी, तो इस स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4। इसके अंदर ए की पॉसिबिलिटी थी, इसकी कितनी हो जाएगी, 1। इसके अंदर 6 पॉसिबल आएंगी तो इसकी हो जाएगी 6, देन 4, देन 1। इनको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो अब मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करूंगी जिसके अंदर माइक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, दिस विल बी डिस्कस्ड। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल, सीरियल नंबर यहाँ पे हो गया 1, कितनी बनी थी हमारे पास, 5, 1 2 3 4 एंड 5 माइक्रो स्टेट्स वर पॉसिबल। यहाँ पे मैक्रो स्टेट्स, सॉरी यहाँ पे मैं दे रही हूँ कॉलम फॉर मैक्रो स्टेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो स्टेट्स की, माइक्रो स्टेट्स किसके लिए, कंपार्टमेंट 1 एंड देन कंपार्टमेंट 2। आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट thermodynamic probability, thermodynamic probability। For the time being इतनी टेबल कंपार्टमेंट 1 यहाँ लिख लेते हैं, चलो हम कंपार्टमेंट 1 फर्स्ट केस हमने क्या लिया था, मैक्रो स्टेट कौन सी, 4-0 थी पहली वाली, कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 4 चले गए, सेकंड कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं गया। इसके अंदर इसका मतलब कंपार्टमेंट 1 में ए बी सी डी चारों चले गए, इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है। और यानी कि कितनी माइक्रो स्टेट्स हुई, 1। तो इस स्टेट की 4-0 स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1। सो प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 4-0 इज 1। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, नॉट द प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ से अगला देखिए, अगला केस क्या था 4-0 के बाद हमारा 3-1। अब ये 3-1 की पॉसिबिलिटीज़ देखिए, जैसे अभी हमने कहा था कि ए बी और सी यहाँ चले गए हैं तो डी यहाँ आ सकता है। फिर हम अगर कहें कि ए बी एंड डी यहाँ आ गए हैं तो सी यहाँ पे आ सकता है। फिर हम कहें कि ए सी एंड डी यहाँ आ गए हैं तो बी यहाँ आ सकता है। बी सी एंड डी यहाँ आ गए हैं तो ए यहाँ पे आ सकता है। सो दिस इज सेकेंड मैक्रो स्टेट। कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं, 1 2 3 4। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 इन दिस केस। थर्ड वन इज 2-2। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज देखिए, ए बी इसमें जा सकते हैं, सी डी यहाँ आ सकते हैं, उसके बाद सी डी यहाँ आ सकते हैं, ए बी यहाँ जा सकते हैं, उसके बाद ए सी यहाँ आ सकते हैं, बी डी यहाँ जा सकते हैं, फिर बी डी यहाँ आ सकते हैं, ए सी यहाँ जा सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन राइट हेयर ए बी हो गया, सी डी हो गया, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ रह गया, ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे। यू कैन राइट हेयर ए बी बी सी कैन कम हेयर एंड बी सी इधर आ गया है तो ए एंड डी विल कम हेयर। अब ए एंड डी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो बी एंड सी यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल 6 अरेंजमेंट्स इसमें पॉसिबल हैं, तो इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6। तो इतना टेबल ये हो गया। इसके बाद का टेबल अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं, देखिए सीरियल नंबर 4, अगली जो हमारी मैक्रो स्टेट है वो है 1
3। अब ये इसका रिवर्स ही चला जाएगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर इधर देखिए डी सी बी ए, यहाँ पे ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, वही 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ आ जाएंगी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद मैं अगर अगली बात करूँ फिफ्थ नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 0,4 का। इसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं, ए बी सी डी चारों इसके अंदर, सो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज 1। अब देखिए इससे पहले कि मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी मैक्रोस्टेट की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट की क्या होती है, किस तरीके से आप उनको कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले आप लोग जो भी ये कुछ मैंने इतना लिखा इस सब को डाइजेस्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो इससे पहले मैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पर फिर से थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूँगी। फिर से सुनिए, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रोस्टेट, कि माइक्रोस्टेट्स कितनी हैं, मीनिंगफुल की बात ही कर रहे हैं, मीनिंगलेस की बात नहीं कर रहे हैं। कितनी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं एक मैक्रोस्टेट में, उसको बोलेंगे उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि देखिए जिसके जितने ज़्यादा, अब 6 हैं इसमें तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो गए, इसके अंदर 4 हैं, इसके आने के चांसेस कम, और ये रेयर अक्रेंस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दिस विल डिसाइड प्रोबेबिलिटी, इसके लिए इसीलिए हमने इसके साथ प्रोबेबिलिटी वर्ड लगाया। कमिंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक, क्यों कहा? एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपको आ जाता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, व्हाई इट इज नेम सो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है आप लोग बता देंगे, इट इज नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। फिर है कि इसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्यों बोला जाता है? थर्मोडायनेमिक और प्रोबेबिलिटी, दे आर 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स। थर्मोडायनेमिक इसलिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर चेंज करते ही ये चेंज हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक गैस है, उस गैस के कोई कंटेनर में 2 पार्टीशंस में मैंने रखा हुआ है, जैसे ही मैं हीटअप करूंगी और वो जो पार्टीशन है अगर मैं उसको इधर उधर सपोज दैट इज सेमी परमीबल और परमीबल पार्टीशन, तो वो पार्टिकल्स एक जगह से निकल के दूसरी जगह में जाने शुरू हो जाएंगे, दे विल कीप ऑन मूविंग, उसकी वजह से ये स्टेट्स चेंज होंगी। तो इस वजह से टेम्परेचर की जैसे जैसे हम रियल सिस्टम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता जाएगा कि किस तरीके से टेम्परेचर से ये स्टेट्स चेंज होंगी। व्हेन आई विल टॉक अबाउट फोटोन्स, व्हेन आई विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तब आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि टेम्परेचर चेंज होने से एक्चुअली माइक्रोस्टेट्स कैसे चेंज हो रही हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर विच इज अ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, दैट इज वाई इसको थर्मोडायनेमिक बोला जाता है, बिकॉज इट विल डिसाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी मैक्रोस्टेट, दैट इज वाई इसके साथ प्रोबेबिलिटी की टर्म है। सो क्लियर कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्यों कहा जाता है? इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी मैक्रोस्टेट एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो नेम का भी पता चल गया इसको क्यों कहते हैं। कमिंग ऑन टू डिपेंडेंस के लिए देखिए कि किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है क्या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ही है ना, तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड ऑन पार्टिकल्स। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हो गया, इट विल डिपेंड ऑन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। फिर उसके बाद आप कहेंगे इट विल डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम के अंदर कितने हैं। इट विल डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने हैं, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि कितने कंस्ट्रेंट्स हैं। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ये आपको कमिंग लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे समझ आता जाएगा। कि जब मान लीजिए कि मेरे ये कंपार्टमेंट से एक बड़ा डब्बा है, मेरे पास एक छोटा डब्बा है, मतलब उस डब्बे को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। अब मैं वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, अपनी तरफ से छोटे छोटे डिब्बे से बना लूंगी ताकि इक्वल प्रायोरी यूज हो सके। तो वो छोटे छोटे जो डिब्बे मैंने बना लिए, मैंने अज्यूम कर लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सेल। तो वो नंबर ऑफ सेल्स कितनी है उसके ऊपर भी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। आप लोग एग्जामिनेशन में अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है तो यहाँ तक करने के बाद जो अगला पोर्शन मैं डिस्कस करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो और मैक्रो, वो आप